नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप सिंह। साथियों, पिछले 3 से 4 दिन में के अंदर मेरे पास कई बीएलओ साहिबान के फ़ोन आए हैं, जिन्होंने बीएलओ रजिस्टर संधारित करने में कई समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। अब प्रत्येक एक बीएलओ को हम एंटरटेन नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनके द्वारा जो समस्याएँ बताई गई थी, उन समस्याओं को कॉमन समस्याएँ जो सभी बीएलओ को आ रही होगी, उन समस्याओं को आज हम देखेंगे कि उनके क्या-क्या समाधान हैं और उनके कैसे-कैसे प्रश्न थे, जिसकी वजह से कि उन्हें कुछ समस्याएँ आ रही है। क्योंकि वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार घर घर सर्वे 2023 जो विधानसभा आम चुनाव 2023 से पहले किया जा रहा है, उसके अंतर्गत जो बीएलओ रजिस्टर बना रहे हैं, उसके अंदर हम आज कुछ प्रश्न लेंगे और उनके आपको उत्तर बताएंगे। चलो हम शुरू करते हैं इसको। पहला प्रश्न ये है कि घर घर सर्वे हेतु रजिस्टर उपलब्ध कौन करवाएगा। कई बीएलओ ने मेरे से ये फ़ोन कहा कि हम ये रजिस्टर हमें नहीं मिला है या ये कौन देगा हमें। तो इसका यही है कि जो आपको ये रजिस्टर है, स्टेटमेंट 2 है, वो आपको बीएलओ रजिस्टर जो है वो आपको संधारित करना है। वो आपको आपका जो ईआरओ ऑफिस है, आपका जो विधानसभा स्तरीय ऑफिस है, वहाँ से उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर ईआरओ ऑफिस मान लीजिए नहीं करवाता है या लेट हो रहा है करवाने में, तो आप किसी भी सामान्य रजिस्टर में 20 कॉलम बनाकर उसमें भी उसको बीएलओ रजिस्टर बना सकते हैं। और अगर आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं तो आपको जो बीएलओ रजिस्टर का जो फॉर्मेट जो दिया गया था, आप उसको भी प्रिंट करके उसमें भी काम कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर वगैरह या स्कूल के अंदर कुछ संसाधन है तो आप वो भी कर सकते हैं और उनको भी आप पिंचअप करके और रजिस्टर के रूप में काम में ले सकते हैं। अगर आपको नहीं मिला है या फॉर्मेट बीएलओ रजिस्टर का, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बीएलओ रजिस्टर स्टेटमेंट 2 में किस उम्र के व्यक्तियों की जानकारी डाली जाएगी। कई व्यक्तियों के इस बारे में मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, तो मैं बता दूं आपको कि इसमें जो स्टेटमेंट 2 है बीएलओ रजिस्टर का, उसके अंतर्गत 17 वर्ष एवं 17 वर्ष से अधिक उम्र के वे सभी मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में जुड़ा हुआ है तथा जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा हुआ है, अर्थात जो इनरोल्ड है वो और जो अनइनरोल्ड 17 साल से ऊपर के, उन सभी का नाम की सूचना हम इस फॉर्मेट नंबर 2 में हम जुटाएंगे। अर्थात 17 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों का डेटा हमें कलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 3 में किस उम्र के व्यक्तियों की जानकारी डाल जाएगी। जो स्टेटमेंट 3 है, जो पॉपुलेशन वाला है, उसके अंतर्गत सभी उस परिवार में रहने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना डाली जाएगी, चाहे वो 1 महीने का बच्चा हो, चाहे कोई 100 साल का कोई व्यक्ति हो। तो उसमें ये पॉपुलेशन वाला फॉर्मेट है स्टेटमेंट 3, तो उसमें आपको सभी व्यक्तियों की सूचना डालनी है। स्टेटमेंट 3 में केवल संख्यात्मक सूचना डालनी है आपको, इसमें किसी का नाम नहीं डालना। इसमें केवल जैसे कि मकान संख्या 1 में 2 पुरुष 3 महिला रहती है, टोटल 5 रहते हैं, इस प्रकार आपको संख्यात्मक सूचना भरनी है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम आपको दर्ज नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, बीएलओ रजिस्टर की पूर्ति कैसे की जाएगी। इस क्वेश्चन का मैंने एक अच्छा जवाब पिछली वीडियो में दे दिया था, आपको मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया था। 3 नाम मैंने उसके अंदर डाल के बताए थे कि आप कैसे करेंगे। मैं आज इसमें फिर बताता हूँ आपको कि जो सबसे पहले मकान संख्या डालेंगे आप, उस मकान संख्या का जो मुखिया रहेगा उसका नाम सबसे ऊपर डालना है आपको, और उसके संबंधी कॉलम में आपको सेल्फ लिखना है। उसके बाद उस मकान में रहने वाले समस्त उन मतदाताओं की सूची डालनी है जो नाम जुड़े हुए हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है। उसमें रिलेशन में मुखिया से उनका रिश्ता क्या है वो दर्शाना है रिलेशन टाइप के अंदर। उसके बाद जो भी वोटर है 17 साल से अधिक उम्र के, जो गैर नामांकित सदस्य हैं अर्थात जिनका नाम नहीं जुड़ा हुआ है, उनके आपको नाम डालने हैं। जैसे कि आपने रजिस्टर का काम शुरू किया तो सबसे पहले सेल्फ के मुखिया का नाम डालेंगे, उसके बाद अन्य व्यक्तियों के नाम डालेंगे जो उस मतदाता सूची में जुड़े हुए हैं, उसके बाद में उन व्यक्तियों के नाम डालेंगे जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़े हुए हैं। आपको ये क्रम अपनाना है। चूँकि इस पिछली वीडियो में इस संबंध में आपको सारी जानकारी दे चुकी है, अतः आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो देख सकते हैं कि किस प्रकार आपको पूर्ति करनी है। अगला क्वेश्चन है, नामांकित एवं गैर नामांकित सदस्यों के 20 कॉलम में किन किन कॉलम की पूर्ति करनी है। अर्थात आपको काम को कैसे शॉर्टेज करना है, शॉर्ट कैसे करना है, अर्थात जिन कॉलम की पूर्ति नहीं करनी है आप उसमें दिमाग नहीं लगाएं। जैसे नामांकित सदस्यों के 20 कॉलम में से केवल कॉलम संख्या 4 को छोड़ दें और आपको लगभग सभी कॉलम भरने हैं। इसके अलावा जो गैर नामांकित अर्थात जिनका नाम नहीं जुड़ा हुआ है, उनके 20 कॉलम में से आपको 5 से 8, 11 से 13 और 16-17 की पूर्ति आवश्यक रूप से करनी है। बाकी आप कॉलम खाली छोड़ सकते हैं। इन कॉलम की पूर्ति आपको आवश्यक रूप से करनी है। तो ये और जगह आप डैश कर दें, खाली छोड़ दें और कॉलम के। अगला क्वेश्चन है कि कॉलम संख्या 12 और 13 की पूर्ति कैसे करनी है। 12 के अंदर मोबाइल नंबर है, 13 में ईमेल आईडी है। तो आप जैसे कि इसके लिए भी कई क्वेश्चन आया कि सभी के मोबाइल नंबर लेने हैं क्या। अगर आप उपलब्ध हैं सभी के मोबाइल नंबर तो आपको सभी के मोबाइल नंबर लेने हैं और मेल आईडी लेनी है। अगर नहीं है तो आपको मुखिया का तो आवश्यक रूप से लेना है, अर्थात मुखिया का मोबाइल नंबर। फिर आप अन्य के कॉलम में वो मुखिया का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। कम से कम मुखिया का मोबाइल नंबर तो आपको लेना ही है। इस प्रकार 12 और 13 नंबर कॉलम की आपको पूर्ति करनी है। अगला प्रश्न है कि एक मकान नंबर में एक से अधिक परिवार के रहने पर एंट्री कैसे करें।
अर्थात मान लीजिए एक मकान में 3 फैमिली रह रही है, एक ही मकान संख्या उनके लिखा हुआ है, तो आपको उसकी एंट्री कैसे करनी है। इस स्थिति में आप क्या करना है कि जो आपके मकान संख्या है, मान लीजिए एक परिवार एक मकान में 3 परिवार हैं, तो पहले परिवार को तो आपको उस मकान संख्या में दिखाना है। जैसे कि एक मकान नंबर 1 है, तो मकान नंबर 1 में पहला परिवार रहता है, तथा मकान नंबर दूसरे परिवार के लिए आपको मकान संख्या 1 क करके दिखाना है, 1 क, और परिवार 3 के लिए आपको 1 ख करके एंट्री करनी है। अब इस चीज़ में ये भी ध्यान रखें कि जो आप 2 और 3 संख्या वाले परिवारों के जो मकान संख्या लिख रहे हैं, इनके 19 और 20 नंबर कॉलम में भी आपको एंट्री करनी है कि इनके जो एड्रेस में परिवर्तन करना है। अर्थात 19 और 20 नंबर में आपको इनके अंदर कुछ परिवर्तन करना है, तो आपको इसका फ़ोन नंबर 8 भी भरना पड़ेगा, 2 और 3 में उनकी मकान संख्या को चेंज करना पड़ेगा। इस प्रकार आप एंट्री मकान संख्या की कर सकते हैं आपके रजिस्टर के अंदर। पहला जो परिवार उसका वो मकान संख्या रहने दें, लेकिन जो अन्य दो फैमिली है, 3 फैमिली है, उनके आगे क ख ग, 1 क 1 ख 1 ग, इस प्रकार आप उनको क्रमवाइज कर सकते हैं। और आपको इनमें एंट्री तो उनके मुखिया के हिसाब से ही करनी है। अगला क्वेश्चन है, कॉलम संख्या 7 में रिश्तेदार का नाम क्या लिखें। इसमें भी कई BLO साहिबान अभी भी कन्फ्यूजन में है कि क्या करना है। तो जो कॉलम संख्या 7 में आपको मुखिया का नाम नहीं लिखना है, उसमें आपको जो 6 नंबर के अंदर मान लीजिए जैसे कि से आप रिश्ता तो रिलेशन टाइप तो मुखिया के हिसाब से करेंगे, लेकिन जो उसमें रिलेटिव का नेम है वो आपको जो मतदाता सूची के अंदर इपिक या मतदाता सूची में जिस रिश्तेदार का नाम लिखा है ना, उसी की एंट्री करनी है। रिलेशन टाइप के अंदर तो आपको मुखिया से रिलेशन दिखाना है, लेकिन जो रिश्तेदार का नाम है वो वही लिखना है जो उसके मान लीजिए कि मतदाता सूची में या उसके इपिक कार्ड में लिखा हुआ है। अगर इपिक कार्ड में लिखा रिश्तेदार का नाम मुखिया का ही नाम है, तो इस स्थिति में आपको रिश्तेदार का नाम है मुखिया का नाम ही लिखना है। अर्थात दोनों सेम है तो फिर मुखिया का नाम ही आएगा। ऐसा ही तीसरा केस है कि मान लीजिए कोई नामांकित नहीं है सदस्य और उसके आगे किसका रिलेशन टाइप में रिलेशन नेम में किसका नाम लिखें, तो उसकी जो मार्कशीट में उसके पिता का नाम या उसके पति का नाम है, जो भी उसके डॉक्यूमेंट है, उसके हिसाब से आपको एंट्री करनी है। अगला क्वेश्चन है, कॉलम संख्या 11 में जन्म दिनांक की एंट्री कैसे करनी है। कई BLO ने इस बारे में पूछा है, तो आपको उसकी जो वास्तविक जन्म दिनांक है उसको वहाँ पे दर्शाना है। और अगर उसमें कोई कम, अगर ये मतदाता सूची से अलग है, अर्थात वोटर लिस्ट में मान लीजिए उसको 20 साल की उम्र बता रखी है, वैसे वो 22 साल गए, तो फिर आप कॉलम संख्या 19 और 20 की पूर्ति अवश्य करनी है। आपको उसको फॉर्म के अंदर जो एडिटिंग है वो करनी पड़ेगी। अतः आप ये जो है आपकी उसको वास्तविक उम्र ही यहाँ लिखनी है, फॉर्मेट जन्म दिनांक माह और वर्ष के हिसाब से करना है, बनाना है। अगला प्रश्न है, कॉलम संख्या 16 एवं 17 की पूर्ति, जो दिव्यांगता है उसकी पूर्ति आपको कैसे करनी है। कॉलम संख्या 16 में दिव्यांग होने की स्थिति में अंधता के लिए VI लिखना है, बोलने सुनने की अक्षमता के लिए SHD लिखना है, हाथ पैर की अक्षमता के लिए LD लिखना है और अन्य के लिए O का प्रयोग करना है। ये आपको उनकी दर्शाना है, इस शॉर्ट की से दर्शाना है। आप इतना बड़ा नहीं लिखें, ये आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई है ताकि आप उसको समझ सकें और आपको ज़्यादा एंट्री करने की आवश्यकता ना हो। कॉलम संख्या 17 में दिव्यांगता का प्रतिशत आपको आवश्यक रूप से लिखना है कि वो 50% है, 60% है, 40% है। दोनों अब आपको कैसे करनी है दोनों कॉलम की पूर्ति। आपको दोनों कॉलम की पूर्ति करने है तो उस जो वोटर है उससे आपको उससे प्रमाण सर्टिफिकेट मांगना है कि आपका जो PWD सर्टिफिकेट है वो दें। उसके अंदर उसकी परसेंटेज भी लिखा हुआ रहेगा, कितना परसेंटेज दिव्यांग और कौन से प्रकार है वो भी लिखा हुआ रहेगा। अतः आप उसके जो प्रमाण पत्र है उसको देखकर उसकी पूर्ति करें। इसके अलावा फॉर्म आपको जो किसी व्यक्ति को आपने दिव्यांग बताया है तो उसकी फ्लैगिंग भी आपको वोटर लिस्ट में करनी है। इसके लिए आप जो फॉर्म 8 है BLO एप्लीकेशन से फॉर्म 8 भरें और उसको PWD फ्लैगिंग का कार्य भी आपको करना है। इस प्रकार दिव्यांगता से संबंधित मैंने आपको जानकारी दे दी है। 16 और 17 नंबर कॉलम की पूर्ति। अगला क्वेश्चन है कि कॉलम संख्या 18 की पूर्ति कैसे करनी है। कॉलम संख्या जो 18 है, अगर घर घर सर्वे के दौरान मतदाता पूरे परिवार के साथ वहाँ उपस्थित नहीं पाया जाता तो आसपास वालों से आपको जानकारी लेनी है कि वो मतदाता स्थायी रूप से चला गया है या वर्तमान में यही निवास करता है। अर्थात कोई पूरा परिवार के साथ ही शिफ्ट हो गया है तो आप उसकी एंट्री कैसे करेंगे। इसके लिए आपको वहाँ आसपास में उसकी सूचना लेनी है कि वे व्यक्ति अस्थायी रूप से चला गया है या दूसरी जगह जाके बस गया है। अगर ये स्थिति है तो आपको उसका शिफ्टिंग का फॉर्म भरना है। और मान के चलिए कि अगर वो शिफ्ट नहीं हुए हैं और यहीं रहते हैं, अस्थायी रूप से कहीं गए हैं, तो आपको उनका नाम नहीं काटना है। ऐसे अगर किसी वोटर की डेथ हो जाती है तो उस संबंधित जो परिवार है उससे आप डेथ सर्टिफिकेट आवश्यक रूप से लेवें। और मान लीजिए ऐसे कोई व्यक्ति जिसका डुप्लीकेट है, 2 जगह नाम जुड़ा हुआ है, तो आप कोई आपके भाग में तो आप किसी भी एक जगह से स्वतंत्र हैं किसी भी एक जगह से काटने के लिए, या फिर आप उस मतदाता से पूछ लें कि वो किस जगह के अपना नाम रखना चाहता है। चूँकि ये चुनावी वर्ष है अतः आप किसी भी मतदाता का नाम विलोपन करने से पहले कम से कम उसका 2 बार फील्ड विजिट अवश्य करें। अर्थात जैसे कि एक बार तो आप फॉर्म भरने गए, उस दिन आपको वो नहीं मिला, आप उस दिन फॉर्म भर लें, फॉर्म भर दिया आपने, फिर जिस दिन वेरिफिकेशन चेकलिस्ट वेरिफिकेशन करने जाएंगे आप, जो आपकी BLO एप्लीकेशन से आप चेकलिस्ट वेरिफिकेशन करते हैं, उस दिन वापस जावें उसके निवास स्थान में और उसको नोटिस की तामीली करावें। नोटिस की तामीली के साथ ही
आप चेक कर लेंगे कि कहीं वोटर वापस यहाँ रहता तो नहीं है या वापस लौट के तो नहीं आ गया है। आप कंफर्म हो चुके हैं। अगर नोटिस मान लीजिए कोई तामील करने वाला नहीं है वहाँ, तो आप वो नोटिस वहाँ किसी भी 2 पड़ोसियों से तामील करवा सकते हैं और उसको चस्पा कर सकते हैं। मृत्यु होने की स्थिति में आपको मृत्यु का प्रमाण पत्र लेना ही है। अतः इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और कम से कम 2 बार फील्ड विजिट अवश्य करें। किसी भी मतदाता का नाम काटने से पहले 2 बार फील्ड विजिट आपको करनी है। ये कॉलम संख्या 18 की पूर्ति हो चुकी है। अगला प्रश्न है कि BLO रजिस्टर के अलावा घर घर सर्वे कार्यक्रम के दौरान अन्य क्या क्या कार्य किए जाएंगे। अर्थात ये तो आप कर ही रहे हैं, इसके अलावा चूंकि ये चुनावी वर्ष है, इस दौरान आप बार बार एक ही चीज़ के लिए आप 4 बार चक्कर काटे मान के चलो, तो आप इसी के साथ जब आप घर घर सर्वे कर रहे हैं तो इस दौरान ये अन्य एडिशनल वर्क भी कर लें, ताकि आपका एक ही बार में सारा कार्य पूरा हो जाए। जैसे कि मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करना, जैसे आप जा ही रहे हैं फील्ड में तो आप ये भी काम कर लें। दिव्यांग मतदाताओं की लिस्ट बनाना और फ्लैगिंग करना, क्योंकि आप कॉलम संख्या जो भर रहे हैं दिव्यांगता वाले, तो आप ये भी साथों हाथ अलग से एक फॉर्मेट बना के तैयार रखें, क्योंकि चुनाव के दौरान आपसे ये अवश्य रूप से मांगा जाएगा। एक VIP मतदाताओं की लिस्ट बनाना और फ्लैगिंग करना। आपके क्षेत्र में रहने वाले ऐसे VIP लोग जैसे कि MLA है, सांसद हैं, या इसके अलावा सरपंच हैं, या कोई आपके गेजेटेड ऑफिसर है, या ऐसे कोई बड़े अधिकारी हैं, न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं, या समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आप उनकी एक लिस्ट बना के रखें और उनको भी आपको आने वाले समय में BLO एप्लीकेशन पे फ्लैग करना रहेगा। तो आप अभी तैयार कर लें, क्योंकि आप फील्ड में तो हैं ही सही, तो आप अभी ये तैयार कर लेंगे तो आपको बाद में ये कार्य नहीं करना पड़ेगा। एक आपको आगे चुनावी साल में है, इस बार ये 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाताओं को घर पे वोटिंग का अधिकार दिया गया है। तो आप ये जब काम कर रहे हैं BLO रजिस्टर का, तो इसके साथ ही ऐसे जो 80 वर्ष उम्र के अधिक मतदाता जो घर से मतदान करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों की सूची भी आप बना के तैयार रखें, क्योंकि आपको फिर वापस फील्ड सर्वे करना पड़ेगा अगर आप अभी नहीं करते हैं तो आप ये कार्य भी अभी साथ ही कर लें कि ऐसे 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाता जो घर से मतदान करना चाहते हैं तथा पोस्टल बैलेट के द्वारा, उनकी एक लिस्ट आप तैयार रखें। अगर इसके अलावा जो मतदान केंद्र पर स्वीप गतिविधियों का आयोजन करवाना है। स्वीप गतिविधियों का अर्थ है कि जैसे कि मान लीजिए आपको जिला निर्वाचन कार्यालय से या ER ऑफिस से निर्देश मिलते हैं कि आज आपको जैसे कि पर्यावरण दिवस मनाना है, या इसके अलावा कोई दिवस है उसके ऊपर आपको इलेक्शन से संबंधित आपको ओथ दिलवानी है नए मतदाताओं को, तो वो कार्रवाई भी आप कर लें और इनकी फ़ोटोग्राफ्स आप हमेशा सुरक्षित रखें ताकि आने वाले समय पर आपसे मांगे जावे तो आप उपलब्ध करवा सकें। इस प्रकार मैंने आज आपको ये जो हाउस टू हाउस सर्वे के दौरान जो BLO रजिस्टर बनाया जाएगा उसके संबंध में मैंने आपको जानकारी दी है। इसके अतिरिक्त भी अगर आप कोई प्रश्न हो जो आपके मन मस्तिष्क में आ रहा हो कि नहीं ये इसका कैसे होगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बतावें, हम आपकी मदद अवश्य रूप से करेंगे। आप अगर एक बार जैसे BLO रजिस्टर बना लेते हैं तो ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ है, आप लाइफ टाइम इसको काम में ले सकते हैं। इसके अलावा सूचना आपके पास सभी मतदाताओं की रहेगी, क्योंकि ये एक रजिस्टर है जिसके अंतर्गत आपके सभी मतदाता और जिनके नए नाम जुड़े हैं वो सभी की सूचना आपके पास रहेगी। तो ये आपके आने वाले समय में बहुत हेल्पफुल रहेगा BLO रजिस्टर। अतः आप इसको थोड़ा सा ध्यान लगा के BLO रजिस्टर का काम कर लेवें, ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। इन समस्याओं के अतिरिक्त अगर आपकी कोई समस्या है तो मैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बतावें। इलेक्शन के ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।